तो जो डेरिवेशन आपने किया हुआ है वो फाइनाइट लेंथ के लिए किया था। फाइनाइट लेंथ का वायर लिया था लास्ट क्लास में, नाम रखा था जेके, और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैपिटल आर पर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट था, और इसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर आपकी मैग्नेटिक निडल है। तो ये डिफ्लेक्ट हो रही है जैसे ही करंट फ्लो किया गया। तो पता लगाना है कि इस वायर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही होगी। तो B की वैल्यू आई थी μ0/4π I बाई कैपिटल आर। याद रखना होगा कैपिटल आर ऑब्जर्वेशन पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द स्ट्रेट वायर, और ब्रैकेट में आया था साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये आया था। तो अल्फा और बीटा क्या थे? अल्फा और बीटा थे वायर के जो एंड पॉइंट्स हैं उनसे ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर बनने वाला एंगल। ये बीटा लिया था और ये अल्फा लिया था। ये अल्फा और बीटा की कहानी थी। अब अगर ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए, मान लीजिए एग्जाम में आया कि इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए रिजल्ट्स बताइए, तो ज़रा देखते हैं कि अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर होगा तो के यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। तो आप देखिए उस समय जो बीटा है वो इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज करेगा, और जे यहाँ से और आगे शिफ्ट होगा, क्योंकि अगर इनफाइनाइट बनना है तो जे को भी इनफाइनाइट की तरफ जाना पड़ेगा और के को भी इनफाइनाइट की तरफ जाना पड़ेगा। तो अल्फा भी इंक्रीज करेगा, अल्फा इंक्रीज कर जाएगा, और ये के जो है इनफाइनाइट पर जा रहा है तो बीटा और बड़ा हो रहा है। इधर जे भी इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, अल्फा और बड़ा हो रहा है। तो आप क्या कह सकते हो कि जब ये के अप टू इनफाइनाइट जाएगा और जे भी अप टू इनफाइनाइट जाएगा, तो उस केस में अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 में बताओ भाई। के इनफाइनाइट की तरफ चल रहा है तो बीटा भी इस तरफ चल रहा है और अल्फा इस तरफ चल रहा है। तो अप टू इनफाइनाइट के केस में अल्फा और बीटा क्या बन चुके होंगे? टेंस टू π/2, 90 डिग्री बन जाएंगे ना। तो अगर ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, जैसे ही ये आपको लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब यार ये हो गया मीन्स कि अल्फा जो है वो 90 डिग्री की तरफ जाने लगेगा और बीटा भी 90 डिग्री की तरफ जाने लगेगा। और इस फार्मूले में अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री रख दीजिए और बीटा की वैल्यू भी 90 डिग्री रख दीजिए। तो B की वैल्यू आ जाएगी μ0/4π I बाई कैपिटल आर, और ब्रैकेट में क्या मिलेगा? 2। तो रिजल्ट आ गया B इज इक्वल टू μ0/4π 2I बाई कैपिटल आर। कट मत करो, 2 जा 4, क्योंकि μ0/4π की वैल्यू सीधे सीधे क्या है याद है हम लोगों को। कट मत करिए, ये आंसर आ गया। तो लास्ट वाली क्लास में आप फाइनाइट लेंथ वायर के लिए बात कर रहे थे और अब क्या है? इनफाइनाइट लेंथ वायर। क्लियर ये बात? अब स्ट्रेट वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है उसकी डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? डायरेक्शन ऑफ बी ड्यू टू स्ट्रेट वायर। तो फ्लेमिंग का नाम लेने से बचिए जब तक पॉसिबल हो, क्योंकि फ्लेमिंग के रूल जो हैं बहुत सारे हैं और ये कन्फ्यूजन ना रहे कि वहाँ के लिए क्या था और यहाँ के लिए क्या था। तो हम फ्लेमिंग का नाम केवल एक ही जगह लेंगे और वो भी फोर्स की कहानी में लेंगे। तो यहाँ पर क्या अल्टरनेट है? डायरेक्शन ऑफ बी ड्यू टू स्ट्रेट वायर। एक बार फिर से राइट हैंड। तो राइट हैंड का जो थंब है, थंब ऑफ राइट हैंड, राइट हैंड का थंब आप सेट कर दीजिए। राइट थंब ऑफ राइट हैंड सेट अलोंग फ्लोइंग करंट, अलोंग फ्लोइंग करंट।
जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है आप पहले अपने राइट हैंड का थंब उस डायरेक्शन में सेट कर दीजिए, और सारी की सारी फिंगर्स, ऑल फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, इनको क्या करिए, इनको सेट करिए टूवर्ड्स ऑब्जर्वेशन पॉइंट, सारी के सारी फिंगर्स को सेट करना होता है टूवर्ड्स ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ये रूल स्ट्रेट वायर के लिए है, चाहे वो फाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर हो या इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर हो। और जो तुमने इसके पहले पढ़ा था वो कर्व शेप वायर के लिए था। तो ऑल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड आपने जो है टूवर्ड्स ऑब्जर्वेशन पॉइंट। अब जैसे इस वाले केस में थंब को सेट करें करंट के साथ, ऑल फिंगर्स कहाँ पर, ऑब्जर्वेशन पॉइंट। अगर स्ट्रेट वायर ये है, करंट आई है, क्लास के कुछ लोगों ने कहा ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये रहा, तो कुछ लोगों ने कहा ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये है। तो दोनों के लिए डिस्कशन करते हैं। पहले इसके लिए, इस वाले ऑब्जर्वेशन पॉइंट का नाम ए है और इस वाले ऑब्जर्वेशन पॉइंट का नाम एम है। तो पहले ये दो काम करते हैं, करंट के साथ थंब को ले जाओ और ऑल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड शुड बी टूवर्ड्स द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ये सेटिंग बनेगी ए के लिए। जब इसके एम के लिए करोगे तो एम के लिए सेटिंग ये बनेगी, भाई थंब तो आपका थंब करंट के साथ होगा और ऑल द फिंगर्स टूवर्ड्स द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। अब जब इतना ये सेटिंग हो जाती है तो आप फिंगर की कर्लिंग कर लीजिए। तो जैसे ही कर्लिंग ऑफ फिंगर्स करेंगे तो यही कर्लिंग ऑफ फिंगर्स गिव्स डायरेक्शन ऑफ बी। तो ये दोनों चीज़ें जब आप सेट कर लेते हैं तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स गिव डायरेक्शन ऑफ बी। तो ए वाले केस में जब ये सेटिंग करी तो ए वाले केस में हम फिंगर्स को मोड़ेंगे तो हमारी फिंगर्स जो हैं बोर्ड के अंदर जाएंगी ना, इसलिए ए पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अंदर यानी कि क्रॉस वाली होगी। और जब हम एम के लिए सेटिंग करेंगे तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स में हमारी फिंगर्स कैसी आएंगी, बाहर आएंगी। तो एम के लिए जो फील्ड होगी मैग्नेटिक वाली वो डॉट वाली होगी। डॉट मतलब आउटवर्ड और क्रॉस मतलब इनवर्ड। जबकि उस वाले केस में जब आपने सिचुएशन सेट की थी कर्व शेप वायर, तब भी राइट हैंड ही यूज किया था, लेकिन वहां पर सारी फिंगर्स किसके साथ थी, करंट के साथ। अंगूठा किसके साथ था, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। और स्ट्रेट वाले वायर में जो है सारी फिंगर्स किसके साथ हैं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ, और अंगूठा किस तरफ है, फ्लोइंग करंट की तरफ। क्लियर है ये? अच्छा, अगर ये एग्जाम में डेरिवेशन आता है तो इनफाइनाइट लेंथ वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला ये मिला है, तो धीरे धीरे हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ेंगे। तो इनफाइनाइट लेंथ वायर के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ भी डेरिवेशन कर देता है और बहुत आसानी से कर देता है। लेकिन समस्या ये है कि एम्पियर सर्किटल लॉ हर जगह काम नहीं आता। भाई एम्पियर सर्किटल लॉ क्या करता है? आंसर है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालता है। किनके लिए? बाय द करंट कैरिंग वायर। जो करंट कैरिंग वायर है उसके लिए ये एप्लीकेशन जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालता है। लेकिन अगर आपके पास में करंट कैरिंग वायर इरेगुलर टाइप का है, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि वायर तो है करंट वाला लेकिन वो ऐसा है, तो अब एम्पियर सर्किटल लॉ कहेगा सॉरी हम नहीं कर पाएंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ यहाँ पे काम नहीं करेगा। अगर वायर ऐसा है, कॉइल शेप में है, तो भी एम्पियर सर्किटल लॉ बोलेगा सॉरी हम नहीं कर पाएंगे। तो एम्पियर सर्किटल लॉ कुछ स्पेशल लोगों के लिए ये काम कर सकता है, लेकिन जो बियो-सावर्ट्स लॉ है वो हर जगह कहेगा कि अगर आपको यहाँ के लिए निकालना है तो ठीक है हम यूज़ करते हैं। तो बियो-सावर्ट्स लॉ जो है इस मामले में यूनिवर्सल है, चाहे जैसा वायर हो, चाहे जिस शेप का वायर हो। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो क्या इस्तेमाल करें? बियो-सावर्ट्स लॉ।
और अगर आप स्पेशल में चलते हैं, कुछ स्पेशल लोगों के लिए बात करते हैं, तो फिर हम लोग यूज़ करते हैं एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक, तो समय आने पर हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ जब पढ़ेंगे तो कुछ डेरिवेशन उसके साथ भी करेंगे। जैसे एक वायर की शेप होती है स्प्रिंग जैसे, आपने एक वायर लिया और आपने उस वायर को स्प्रिंग शेप में ऐसे मोड़ दिया, सॉलिनॉइड कहलाती है। इसमें करंट फ्लो हो रही है, सॉलिनॉइड। तो अब ये सॉलिनॉइड आपने बना लिया और आपने कहा ये सॉलिनॉइड की एक्सेस है, जरा देखिए सॉलिनॉइड की एक्सेस हम बना रहे हैं यहाँ पे डॉट में, ये एक्सेस ऑफ सॉलिनॉइड है। अब आपने अपना जो कंपास था वो यहीं रख दिया, एक्सेस पे रख दिया, यहाँ या इस जगह पर आपने कंपास रख दिया, तो कंपास ने रिस्पॉन्स किया, डिफ्लेक्शन दिया। इसका मतलब है कि सॉलिनॉइड ने क्या डेवलप करी है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप की है। निकालो, तो बियो-सावर्ट्स लॉ से भी आप बना सकते हैं अपने रिजल्ट्स को, क्योंकि बियो-सावर्ट्स लॉ तो हमेशा ही यूजफुल है। और एम्पियर सर्किट लॉ से भी बना सकते हैं। तो अभी हम इसका डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बियो-सावर्ट्स लॉ से अगर इसका डेरिवेशंस करें तो बहुत टिपिकल हो जाता है। एम्पियर सर्किट लॉ से बहुत आसान हो जाता है, लेकिन एम्पियर सर्किट लॉ हमेशा काम नहीं आता। तो अभी आप केवल जानने वाले हैं कि एक्सिस ऑफ सॉलिनॉइड पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है। तो बी एक्सिस ऑफ सॉलिनॉइड जब निकाला जाता है तो निकल के आती है म्यू नॉट एन आई। सॉलिनॉइड में जो वायर है वो कैसा है, कर्व है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उसी रूल से। भाई मान लेते हैं कि ये सॉलिनॉइड में देखो ये करंट चली और मेरी फिंगर्स करंट का पीछा कर रही हैं, फिर करंट ऐसे फोल्ड हो, तो अपने फिंगर्स को भी करंट के साथ फोल्ड किया, तो अंगूठा किधर जाएगा, एक्सिस की तरफ चलेगा। तो यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, अलोंग द एक्सिस। फार्मूला ये होता है। अभी इस चैप्टर में आपको जो है इस फार्मूले को लर्न रखना पड़ेगा। स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल एन का नाम है टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कैसे निकलेंगे टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो मान लेते हैं कि आपने जो टोटल टर्न यहां रखे हैं वो कैपिटल एन है, तो कैपिटल एन यहां पे टोटल टर्न है, टोटल टर्न। और सॉलिनॉइड की लेंथ कितनी है, मान लेते हैं एल है, तो ये एल आ गया, लेंथ ऑफ द सॉलिनॉइड। इसी तरीके से इसी सॉलिनॉइड के दोनों किनारे पकड़ो और इनको आपस में जो है क्लोज करके छोड़ दो या मिला दो, तो जो पिक्चर बनेगी वो टोराइड कहलाती है। और उसकी पिक्चर की शक्ल कुछ इस तरीके की होगी। मैं सपोर्ट में एक पहले रेफरेंस सर्कल बना लूं जिससे कि डायग्राम कंपैरेटिवली ठीक बने। तो सॉलिनॉइड का अगर ये किनारा है M और ये किनारा है N, तो अभी मुझे पता है कि M एंड N आर द एंड्स ऑफ द सॉलिनॉइड। अगर मैं M और N को आपस में मिला दूं तो कोई एंड रह नहीं जाएगा। तो अब जो सिचुएशन है, यहां पे सॉलिनॉइड बनाया, तो ऐसी सॉलिनॉइड जिसके किनारे ही नहीं होते, एंडलेस सॉलिनॉइड जो होती है वो टोराइड कहलाती है। देखिए यही MN आ गए। अगर मैं मिला दूंगा तो आपको दिखेंगे ही नहीं, अभी दिख रहे हैं क्योंकि आपने उसी से बनाया है। अब इसमें भी करंट है भाई, तो दिस इज कॉल्ड टोराइड। अब ये जो आप देख रहे हो ये डॉटेड लाइन, अगेन टोराइड की एक्सेस है। अब टोराइड का अपना सेंटर होगा, आप समझ रहे हैं कि हाँ सेंटर होगा। और जरा इस नीली वाली डॉटेड लाइन को देखो, तो नीली वाली सेंटर से ब्लू वाली डॉटेड लाइन तक अगर जाएं तो रेडियस आएगी आउट वाली। भाई सेंटर से ये हम बिल्कुल एक्सटर्नल पे, आउटर पे आ गए ना, तो टोराइड की एक आउटर रेडियस होती है। तो आउटर रेडियस मान लिया स्मॉल a है, ये आउट रेडियस है, आउटर रेडियस है।
और फिर हम इसी सेंटर पर दोबारा आए और हमने कहा कि अब हम यहां से सेंटर से चलेंगे, बस यहां तक जाएंगे। तो ये वाली रेडियस क्या हो गई, इन। तो एक आपकी इनर रेडियस हो गई, मान लेते हैं वो बी है, इनर रेडियस। और अब हमने कहा कि सेंटर से चलेंगे और यहां तक जाएंगे, कहां तक पहुंचे, एक्सिस तक। तो एक रेडियस ये है, तो इस स्मॉल आर को बोलते हैं मीन रेडियस। तो अगर टोराइड की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, क्योंकि ये तो डेरिवेशन जो हम करने वाले हैं अभी रिजल्ट्स का, वो तो आएगा ही आएगा एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ में। तो लेकिन अगर हम यहाँ पर रिजल्ट्स को देखें तो स्मॉल आर यहाँ पर मीन रेडियस है। सॉलिनॉइड की रेडियस दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, कौन सी रेडियस सोचनी है, आउटर वाली या इनर वाली। ऑलवेज कीप इन माइंड, आउटर वाली रेडियस होगी तो क्वेश्चन कहेगा कि ये आउटर रेडियस है और इनर रेडियस ये रही। कुछ नहीं कहता है और वो केवल रेडियस की बात करता है, तो हमेशा आपका दिमाग किसके बारे में जाएगा, मेन रेडियस के बारे में। एक बार फिर से एक्सिस पर एक कंपास रख दिया जाए, फिर से मैग्नेटिक जो नीडल होती है, तो फिर से वो डिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पर पता चलता है कि भाई इसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, और जब वैल्यू निकाली जाती है तो बियो-सावर्ट्स लॉ तो हमेशा ही तैयार है, लेकिन जब वैल्यू निकलती है एम्पियर सर्किटल लॉ से कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। क्या निकल के वैल्यू आती है, वैल्यू निकल के आती है म्यू नॉट एन आई, वही वाला म्यू नॉट एन आई। अब अगर हम देखो आगे ब्रेक करें, म्यू नॉट छोटा वाला एन है एन बाई एल और साथ में आई। अब इस छोटे वाले एल को अगर हम और आगे ब्रेक करें तो म्यू नॉट कैपिटल एन और छोटा वाला एल क्या है, सॉलिनॉइड टोराइड की लेंथ। तो यू कैन राइट 2 पाई आर। बोलो, एक्सिस पर जा रहे हो ना, तो उस एक्सिस वाले हिस्से की लेंथ कितनी होगी, 2 पाई आर, और यहां पर ये आई। अब इसमें भी जो करंट फ्लो कर रही है, जरा इस एरो को देखो सब लोग, ये करंट वाला एरो है। तो जब ये करंट फ्लो करेगी तो आप करंट के साथ अपने फिंगर्स को चलाइए, तो अंगूठा जो है वो क्या दे देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इसी एक्सिस पे क्या बनेगी, टेंजेंट बनेगी। क्या बनेगी, टेंजेंट। तो आज की क्लास में इनफाइनाइट लेंथ का अगर स्ट्रेट वायर है तो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैपिटल आर पर मैग्नेटिक फील्ड रिजल्ट। और फिर ये नॉलेज के लिए, क्योंकि अब आप जब आज की क्लास के बाद आप इस चैप्टर में वो सारे फार्मूले पता कर लोगे जो तुम्हें चाहिए, तो ये केवल फार्मूले का इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया, सिमिलरली वो फार्मूले का इन्फॉर्मेशन दिया गया। सीक्वेंस में जैसे आपको नोट करना है नोट कर लीजिए। मैं कुछ हेल्प करता हूँ, पहले किसको नोट करना है, बाद में किसको नोट करना है। तो ये जो सबसे पहले नोट करने वाली चीज है वो इस डॉटेड वाले बॉक्स में बंद हो गई है, ये सबसे पहले नोट कर लीजिए। नंबर 1 पे इसको नोट कर लीजिए। नंबर 2 में कुछ नहीं तो कम से कम ये तो पता ही चल गया कि सॉलिनॉइड एक्चुअली है क्या। वायर की लेंथ को जब स्पाइरल शेप में मोड़ दिया जाता है, स्प्रिंग शेप में मोड़ दिया जाता है और करंट फ्लो करा दी जाती है तो बन जाता है सॉलिनॉइड। और नंबर 3 पे इसको नोट कर लीजिएगा, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। जल्दी से आप इसको करिए, फिर मैं एक टिपिकल डेरिवेशन और करा दूं आपको। कॉइल की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। जो कॉइल की एक्सिस पर है उस वहां पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो उस डेरिवेशन पर जाएं, इसके पहले जरा फार्मूला लिस्ट बना लें। फॉर करंट कैरिंग वायर, आपको नहीं लिखना, ये पता तो चले कि आपके पास कितने फार्मूले आ चुके हैं। फॉर करंट कैरिंग वायर, कैपिटल बी निकालने का एक फार्मूला मिला है 4 ब्रैकेट वाला। पहले ब्रैकेट में म्यू नॉट बाई 4 पाई
दूसरे ब्रैकेट में आई बाई रेडियस, तीसरे ब्रैकेट में थीटा और चौथे ब्रैकेट में 2 पाई, नहीं चौथे ब्रैकेट में कैपिटल एन। किसका क्या मतलब है आप जानते हो और किस कब वैलिड है वो भी आप जानते हो। ये जो फार्मूला बोर्ड पर लिखा हुआ है ये वैलिड फॉर वायर ऑफ आर्क शेप। वायर को मोड़ करके आपने आर्क शेप कर दिया, कंप्लीट हो गया तो वो सर्कुलर हो जाएगा। उस समय थीटा की वैल्यू 2 पाई हो जाएगी। फार्मूला भी आप जानते हो, डायरेक्शन निकालना भी आप जानते हो। अब वो आर्क शेप की कॉइल है तो n बराबर कुछ ना कुछ होगा, और आर्क शेप का अगर लूप है तो n बराबर 1 होगा। एक फार्मूला तो आपको ये मिल चुका है। दूसरा फार्मूला आपको मिला है b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई कैपिटल आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये है वैलिड फॉर स्ट्रेट वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ। फाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर तो ये वैलिड है। अब जैसे मान लीजिए अगर हमने वायर को मोड़ करके स्क्वायर बनाया है, एक स्क्वायर तैयार किया है 1 2 3 4। कैसे तैयार किया? वायर था अपने पास फाइनाइट लेंथ का, इसी को फोल्ड किया और स्क्वायर बना लिया। करंट इसके पास आई थी, आई करंट थी। तो पूछा गया कि इसके सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब आप एग्जाम में इस काम को अगर कैलकुलेट करते हो और कोई आपका जो कंपटीटर है वो सीधे रिजल्ट लिखता है, तो जो रिजल्ट लिखता है वो टाइम बच जाएगा। याद होना चाहिए कि सेंटर पे कितनी फील्ड आती है। चलो चेक कर लेते हैं। जो स्क्वायर हमने बनाया है, मान लेते हैं साइड ए का स्क्वायर है, तो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया ए। सेंटर क्या होगा? कोने से कोना मिलाइए तो बन जाएगा डायगोनल, कॉर्नर टू कॉर्नर डायगोनल। ये रहा सेंटर, चलो ओ से ही लिख दिया। अब जो ये 1 2 नंबर वायर है, 1 2 इनफाइनाइट लेंथ है कि फाइनाइट लेंथ है? फाइनाइट लेंथ है ना। तो इसकी वजह से सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है पता कर लिया जाए। बाकी सबकी वजह से भी उतनी ही आएगी क्योंकि सिमेट्री है ना। तो केवल 1 2 से बातचीत कर लेते हैं। ये वायर का नाम रखा है 1 2 और ये रही करंट आई और टारगेट ये है सेंटर। तो ये आपका सेंटर जो होता है स्क्वायर का वो साइड के क्या होता है? मिडिल पॉइंट के ठीक सामने होता है। ये करंट आई है। अगर मैं सेंटर से बिल्कुल सामने चलूं, सेंटर से सामने, तो ये पॉइंट कैसा होगा? मिड पॉइंट होगा। बोलो भाई। तो अब ये मिड पॉइंट होगा तो वायर का जो टर्मिनल है 1 नंबर और 2 नंबर, और ये पूरा एंगल कितना होता है? 90। तो ये भी 45 होगा और ऊपर भी 45 होगा। और जब अल्फा और बीटा दोनों 45 होंगे तो जरा फार्मूला लिखो भाई। मान लेते हैं कि 1 2 ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई है वो B है, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई माने आई, आर माने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप देखिए ये जो R है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या होगा? साइड का हाफ। भाई अगर ये साइड आपने A कैलकुलेट करी है तो ये कितना हो जाएगा? A/2, यानी ये जो डिस्टेंस निकल के आएगी A/2, साइड हो जाएगी A/2। तो यहाँ पे कैपिटल आर की जगह पर आ गया A/2 और अंदर साइन 45 प्लस साइन 45, अल्फा भी 45 बीटा भी 45। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i/a और साइन 45 1/√2, दूसरा वाला भी 1/√2। तो कितना आ गया? 2/√2। सॉल्व करने पे कितना आ गया? √2। तो यानी इस ब्रैकेट में आ जाएगा √2। तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2√2i/a। तैयारी इसी को कहते हैं ना, इसीलिए आपको समय मिलता है।
कि कुछ बड़े बड़े जो क्वेश्चंस हैं उनके समय अगर आपको बचाने हैं तो फिर आपको टेबल क्यों सिखाई जाती है कि 12 की टेबल याद कर लो, 13 की याद कर लो, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी लेना, अगर आता है तो आपको डायरेक्ट अप्रोच अगर है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, दोनों ही केस में डायरेक्ट अप्रोच आप लगाइए। लेकिन अब इसने जो फील्ड बनाई है 1-2 ने, जरा उसकी डायरेक्शन चेक करते हैं। 1-2 वाले हिस्से ने जो फील्ड बनाई है, थंब को करंट के साथ, ऑल द फिंगर्स टूवर्ड्स द सेंटर, कर्लिंग करोगे तो अंदर जाएंगी ना सारी की सारी फिंगर्स, तो ये वाला तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है। अब जरा चलते हैं 2-3 पर। 2-3 पर भी जरा देखो, थंब करंट के साथ, ऑल द फिंगर्स टूवर्ड्स द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, अंदर फील्ड जाएगी। अब चलते हैं 3-4 पर, तो 3-4 पर आएंगे तो भी अंदर जाएंगे। तो एक तो सारे के सारे जो रिमेनिंग साइड्स हैं, रिमेनिंग साइड्स जो हैं सब एक ही जैसी हैं। जैसे इसके पास में ए साइड थी, आई करंट थी, इसने फील्ड ये दी है, तो इसके पास में भी साइड ए है, करंट आई है, तो सेम फील्ड देगा। और ऑल द फील्ड्स आर सेम इन डायरेक्शन, तो जब सारी की सारी फील्ड डायरेक्शन में सेम है तो बी टोटल क्या हो जाएगा, तो एक से जो आया है वही बाकी लोगों से भी आएगा। सबको निकालो और ऐड कर लो, या फिर क्या करें, एक से जो आया उसमें 4 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई, 4 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई, तो बी टोटल हो जाएगा 4 इंटू बी। एंड दैट इज वाई स्क्वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आ गया 4 म्यू नॉट बाई 4 पाई 2√2 I बाई ए। ये तो कैलकुलेशन हमने कर दी। अब इसी वायर को अगर फोल्ड करके इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया जाता, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और उसकी भी साइड ए है, ऑल द साइड्स आर ए। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो सेंटर है वो ये रहा, ये सेंटर रहा, और करंट आई है भाई, तो सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, बी टोटल। ये आपके अपने खुद के एफर्ट्स के लिए निकालिएगा बाद में और बताइएगा। और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो जो लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है वो ये 2 ही बनते हैं। और ये हिस्ट्री है कि चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे एकेडमिक हो या फिर आपका कंपटीशन हो, आपको जो भी क्वेश्चन वो बनाएगा वो स्क्वायर बनाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएगा, और कभी कभी रेक्टेंगल बनाएगा। अजीब सी कोई से, जैसे अब मान लीजिए कोई ट्राइंगल बनाया, इक्विलेटरल नहीं है, तो काम बढ़ जाएगा। फिर तो सभी लोगों से जो फील्ड आएगी बराबर बराबर तो आएगी नहीं, अलग अलग आएगी, और सबको फिर निकाल के ऐड करना पड़ेगा। तो इक्विलेटरल, आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला केस याद होना चाहिए। ये आज हम आपको दे रहे हैं, निकालेंगे और बताएंगे। और स्क्वायर हमने कर दिया है, और एक आपका रेक्टेंगल वाला केस है, उसको भी करिएगा। सीधे टंग पर होना चाहिए कि अच्छा वायर को मोड़ करके ये शेप है तो सेंटर पे टोटल फील्ड इतनी होगी। डायरेक्शन का पंगा आप अपने हिसाब से लीजिए ना। अगर करंट जैसे तुमने चलाई है, क्लॉकवाइज करंट चल रही है, तो डायरेक्शन कैसी आती है, अंदर की तरफ। और अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट होगी ऐसे, तो करंट कैसे आएगी, सॉरी डायरेक्शन कैसी आएगी, बाहर की तरफ। और एक फार्मूला जो हमने किया है वो ये किया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई आर, 2I बाई आर, ये फार्मूला किया है। और ये फार्मूला किया है किसके लिए, फॉर इनफाइनाइट लेंथ स्ट्रेट वायर। तो इतने फार्मूले आपने अभी तक किए हुए हैं। अब एक फार्मूला और, अभी फार्मूले बेस पे बात करें तो सीधे सीधे फार्मूला बताया सोलिनॉइड की एक्सिस पर और टोराइड की एक्सिस पर। तो 1 2 3 और वो 2 5 फार्मूले आ गए। आप ये वाला पार्ट नोट कर लीजिए, केवल स्क्वायर वाला जो है। बाकी तो कितने फार्मूले आपको मिल चुके हैं वो आपने देखे, और इन्हीं पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब तो कैपिटल बी का पता लगाएंगे एट एक्सिस ऑफ कॉइल।
कॉइल की एक्सिस पर कैपिटल बी कितना मिलता है? जो रिजल्ट आएगा वो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए लर्न होना चाहिए कि कॉइल की एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना मिलता है। इसका आंसर पहले लिख देते हैं, कैसे आता है वो देखेंगे अभी। कैपिटल बी एट एक्सिस ऑफ कॉइल तो आता है म्यू नॉट बाई 4 पाई पहले ब्रैकेट में, उसके बाद में 2 कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। ये आता है आंसर। कैपिटल एम क्या चीज है, कौन बताएगा? लास्ट वाली क्लास में डिस्कस हुआ था, कॉइल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो कैपिटल एम यहां पर जो है NIA होता है। N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, I मतलब करंट, A मतलब एरिया। तो NIA, A माने पाई आर स्क्वायर, क्योंकि R यहां पर रेडियस ऑफ कॉइल है। रेडियस ऑफ कॉइल सिमेट्रिकल है आपके लिए कॉइल, आपके सिलेबस की कॉइल ऐसी नहीं है जिसके नंबर ऑफ टर्न तो कई सारे हैं, रेडियस भी कई सारी हैं। आपके यहां केवल सिमेट्रिकल वे में जाना है। और x क्या है, व्हाट इज x? तो x है डिस्टेंस किसकी, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहां से, फ्रॉम सेंटर ऑफ कॉइल। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑन एक्सिस फ्रॉम सेंटर ऑफ कॉइल, फ्रॉम सेंटर ऑफ कॉइल। तो फार्मूला इसलिए जरूरी होगा क्योंकि न्यूमेरिकल तो फार्मूले से ही होंगे, न्यूमेरिकल थोड़ी ना डेरिवेशन से होंगे। तो एक बार डेरिवेशन ना आए आपको तो हो सकता है कि आपकी किस्मत काम कर जाए, उसकी रिक्वायरमेंट ना पड़े, एग्जाम में क्वेश्चन ही ना आए डेरिवेशन का। लेकिन फार्मूला अगर नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत में आ जाओगे, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल ना आए ये तो हो ही नहीं सकता, न्यूमेरिकल आना ही आना है। तो अब इसका डेरिवेशन किया जा रहा है, आप स्टेप्स समझिएगा, जहां जो डाउट हो बताइएगा, लिखना बंद करिए अब। तो सबसे पहले कॉइल बना लीजिए। हम ट्राई करेंगे कि कौन सा डायग्राम, कौन सा फिगर आपको कॉइल का सिंपल लग रहा है, उसी के अकॉर्डिंग डेरिवेशन को चला देंगे। सबसे पहले मैंने कॉइल बनाई है, 3D लुक है इसका। ये मैंने कॉइल बना ली। ये रहा सेंटर, तो सेंटर आ गया, ये सेंटर O है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट इसकी एक्सिस पर है, तो एक्सिस क्या होती है, वो लाइन होती है जो सेंटर से पास होती है और साथ ही साथ कॉइल के प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होती है। तो ये मैंने बना लिया इसकी एक्सिस। और अब की आपने जो कंपास रखा है वो इसी एक्सिस पर रखा है, ये रखा हुआ है कंपास। तो कंपास में डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो पता लगाना है कि कितनी इंटेंसिटी का वो डिफ्लेक्शन है। चलो इस जगह को ले लेते हैं P, और इसी P पर B चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। और सेंटर से उस जगह की दूरी x है। व्हाट इज x? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑन एक्सिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉइल। जो रेडियस है इस कॉइल की वो कैपिटल R है, रेडियस कैपिटल R है ये। अभी बहुत सारा काम इसमें करना है, तो देखेंगे रेडियस को दिखाना है कि नहीं दिखाना है। बाकी आप जानते हो नंबर ऑफ टर्न्स और करंट कितनी है, करंट इसके पास I है।
तो डेरिवेशन करना है। बियो-सावर्ट्स लॉ की अप्रोच क्या थी? सबसे पहले आप छोटा सा एक एलिमेंट ले लीजिए, तो मैं अलग से बनाता हूं इसको। तो ये रहा O, उससे कुछ दूरी पर ये है P, और कहता था कि छोटा सा एक एलिमेंट ले लीजिए और उससे ये पता लगाइए कि उस जगह पर कितनी फील्ड है। तो छोटा सा एलिमेंट लिया मैंने, ये लिया करंट एलिमेंट। इस छोटे से करंट एलिमेंट को ले लिया मैंने, ये IDL, छोटा सा करंट एलिमेंट। इस छोटे से करंट एलिमेंट ने यहां पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड दी है? तो देखो ये हो गया कैपिटल R और ये हो गया X। तो ये जो डिस्टेंस बनेगी वो क्या बनेगी? √R² प्लस X²। तो जो छोटा सा एलिमेंट है वो ये रहा, यहां है छोटा सा एलिमेंट, यहां मैं उसको दिखा रहा हूं, यहां डॉट से दिखा रहा हूं, क्योंकि एक्चुअल में वो वास्तव में बहुत छोटा ही रहता है। आइडियल इज ए वेरी वेरी स्मॉल, तो लुक्स लाइक ए डॉट। तो ये आइडियल है और ये डिस्टेंस कैपिटल R है, ये X है, और यहां पर जो फील्ड है ये डिस्टेंस होगी R² प्लस X², पाइथागोरस थ्योरम से। तो जहां पर जो फील्ड होगी दैट विल बी dB। तो dB की वैल्यू हो जाएगी μ0/4π IDL क्रॉस R अपॉन में R3। और आप बिना वेक्टर के लिखोगे तो μ0/4π IDL साइन θ/R², ये लिखोगे। अब थीटा के बारे में आपका क्या ख्याल है? थीटा के बारे में क्या ख्याल है? अब थीटा वाली बात को समझना है तो एक डायग्राम और बनाता हूं, थोड़ा सा लुक चेंज करता हूं ताकि तुमको थीटा क्लियर हो। ये कॉइल अभी हमने ऐसे रखी है और ये एक्सेस है। अब हम कॉइल को ऐसे रख देते हैं। थीटा की बात समझने के लिए कॉइल को मैंने ऐसे 3D में रखा। ये देखिए एक्सेस है, ये P है, ये IDL है और ये R है तुम्हारा पोजीशन वेक्टर R। भाई IDL से उस जगह तक के वेक्टर को क्या कहते थे? पोजीशन वेक्टर। तो आप देखो ये तुम्हारा पोजीशन वेक्टर है और ये तुम्हारा IDL है। अरे बाहर वाली टेंजेंट बनी कि नहीं बनी? वो भाई ये जो लाइन बनी, ये जो तुम्हारा P और ये ज्वाइनिंग लाइन जो है, तो P और ज्वाइनिंग लाइन क्या बन रही है? बाहर वाली टेंजेंट। और बाहर वाली टेंजेंट यहां से जो आप बना रहे हो तो इसके साथ में जो सिचुएशन है क्या बनाएगी? 90 बनाएगी। अरे बोलो भाई, ये क्लियर है? थीटा 90 होगा, ये पक्का है। और मैं बेहतर डायग्राम बनाता हूं थोड़ा सा। ये मैंने कॉइल बनाई, ये कॉइल बनाई, ये रहा IDL, IDL ये रहा एक्सेस, ये P पॉइंट है। आप इसको मिला रहे हो, ये R वेक्टर है। बोलो भाई ये एंगल कितना होता है? 90 बनता है ना, पक्का। तो थीटा की वैल्यू 90 है, ये क्लियर हो गया। तो यहां पे पहले थीटा की जगह पे 90 लिख दें। तो dB बराबर μ0/4π IDL और साइन 90 और स्मॉल r की जगह पर आ गया R² प्लस X², क्योंकि यही तो स्मॉल r होगा ना, यही तो स्मॉल r होगा। इसका स्क्वायर लगा हुआ है तो स्मॉल r की वैल्यू जो है R² प्लस X² आ गई। ठीक है, इतना स्टेप क्लियर हुआ। अब इस dB की डायरेक्शन क्या होगी? dB की डायरेक्शन, तो dB बना हुआ है IDL और R के क्रॉस प्रोडक्ट से। इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से dB बना है। तो अगर हम लोग 11th स्टैंडर्ड का क्रॉस प्रोडक्ट देखें तो अगर ये होता है C बराबर A क्रॉस B, तो जो C है वो A के साथ भी 90 बनाता है और जो वेक्टर C है वो B के साथ भी 90 बनाता है। यानी जो dB है वो IDL के साथ भी 90 बनाएगा
और R के साथ भी क्या बनाएगा 90। तो आइडियल ये है, इसी डायग्राम में देखना भाई। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं, जब आप इसको कॉपी करेंगे तो जरूरत पड़ेगी तो मैं इस डायग्राम को और हाईलाइट कर दूंगा। अभी तो हम लोग अंडरस्टैंडिंग पर्पज से इसको देख रहे हैं। देखो ग्रीन वाला पेन जो है ये आइडियल है, ग्रीन वाला पेन क्या है आइडियल है, और ब्लू वाला पेन ये R है, ब्लू वाला पेन ये R है। जो मेरा DB है वो दोनों के साथ क्या होना चाहिए 90, तो ये होना चाहिए ना। अगर ये स्केल हो जाए DB तो मेरी स्केल इस नीले पेन से क्या बना रही है 90, और ये ब्लू वाला पेन क्या है R, और मेरी स्केल ये आइडियल से भी क्या बना रही है 90, बोलो। और मेरा ये जो ग्रीन वाला पेन है वो क्या आइडियल। क्लियर है ना। इसका मतलब है P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऐसी होगी कि वो R के साथ भी 90 होगी और वो आइडियल के साथ भी 90 होगी। तो फिलहाल कुछ विजन इसी तरीके का तो 3D में आ रहा है। एक बार फिर से देखिए, नीला वाला पेन R है और छोटा सा ये आइडियल है, तो ग्रीन वाला पेन ये आइडियल है, ये सिचुएशन है। तो DB आपका ये जाएगा। अब बनाना तो मुझे कहां पर है, कॉपी में ही बनाना है। तो चलिए कोशिश करते हैं, बनाते हैं। ये रहा DB, ये रहा DB। जो इधर डायग्राम बन रहा है ये अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, जरूरत पड़ेगी, मुझे पता है कि जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं उसको भी अभी अच्छे से बना करके अलग से दिखाऊंगा। पहले अभी अंडरस्टैंडिंग वे में चलिए। ये रहा तुम्हारा कैपिटल R, ये रहा X, ये रहा DB। अब एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ये DB इस तरीके से है कि इसको उठा करके अगर तुम यहां रखोगे तो आइडियल से क्या बनाएगा 90, और ये DB इस तरीके से कि R से क्या बना रहा है, R से बना रहा है 90, ठीक है ना। और इसको कोई शिफ्ट करके यहां ले जाएगा तो आइडियल से भी क्या बनाएगा 90। डन। अच्छा भाई, ये वाला एंगल थीटा ले लेते हैं। थीटा तो फार्मूले में आता है, ऐसा करते हैं इसको फाई ले लेते हैं। तो फाई ले लिया ये एंगल। तो देखो यार ये कितना बनेगा 90 माइनस फाई बनेगा, और ये कितना आएगा फाई, पूरा 90। तो ये एंगल फाई आ गया, ठीक है। क्लास बताए हमको कि हम आगे मूव करें ना। अब DB का एक कंपोनेंट इधर गया तो क्या बनेगा DB कॉस फाई, और एक कंपोनेंट इधर गया तो क्या बनेगा DB साइन फाई, ठीक है ना। श्योर इतनी बात। अच्छा, ये तो तुमने एक एलिमेंट लिया। अब एक सिमेट्री का कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री क्या कहता है कि जो तुम कैलकुलेशन कर रहे हो क्या उसकी मिरर इमेज मिल सकती है। देखते हैं अगर सेंटर से यहां पर मैंने एक आइडियल लिया है तो ठीक सामने भी तो आइडियल होगा, बिल्कुल उसी तरीके का हो सकता है। हाँ हो सकता है, बोलो भाई। तो जो ये सामने वाला आइडियल होगा सेम फीचर उसके लिए भी चलेंगे ना भाई। देखो ये मिलाने वाली लाइन आ गई, ये भी वही होगा R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर स्मॉल r जिसको हम कहेंगे, ये भी फील्ड देगा। तो जब इसके लिए हम बात करेंगे, देखो उस चीज को मैं यहां दिखा रहा हूं, ये नीचे इधर इसी के ठीक सामने पड़ेगा। जब इसके ठीक सामने पड़ेगा तो देखो ये मैं इसको मिला रहा हूं इधर। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस वाले आइडियल और इस R के साथ भी तो 90 बनाएगी। तो देखो वो ऐसा भाई, नीचे वाले आइडियल की बात करते हैं। करंट ऐसे जा रही है जा रही है जा रही है, तो नीचे वाला आइडियल जिसको मैं इसके रेफरेंस में नीचे वाला आइडियल कह रहा हूं, उसकी डायरेक्शन ये होगी, उसकी डायरेक्शन ये होगी। तो नीचे वाले आइडियल की डायरेक्शन ये होगी, ये आइडियल नीचे वाला, और ये R है। चलो देखते हैं भाई, एक बार फिर से पेन से सेटिंग बनाते हैं। ये हरा वाला पेन नीचे वाला आइडियल है, और ये क्या है तुम्हारा R है।
तो एंगल तो अभी भी 90 बनेगा ना, नीचे वाला आइडियल देखो। अरे आप सोचो ना, प्रैक्टिकल में कॉइल ऐसी है तो नीचे वाला आइडियल तुम्हारी तरफ होगा, तो नीचे वाला आइडियल ये है, और जो तुमने डिस्टेंस बनाई है नीचे वाला आइडियल, ये जो डिस्टेंस बनाई है भाई, आपके पास में कॉइल ये है, नीचे वाला आइडियल ये हुआ, ठीक है, तो नीचे वाला आइडियल ये हो गया, और फिर ये सेंटर ऑब्जर्वेशन पॉइंट को मिला, ये 90 डिग्री बना है नहीं बना। तो अभी जो डीबी होगा फिर इन दोनों के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो जो डीबी होगा वो इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर होगा। तो एक बार आइडियल बनाते हैं, ये आइडियल है नीचे वाला, और ये आर है, ये एंगल 90 है। तुम्हें लग नहीं रहा, क्योंकि 3D का यही तो एक कमाल होता है कि एक्चुअली जब हम 3D में सर्कल भी बनाते हैं तो सर्कल भी कैसा बनता है, एलिप्स जैसा। 3D में अगर आप एक सर्कल बनाए तो कैसा बनता है, एलिप्स जैसा। भाई ये जो रिंग है इसको अगर मुझे यहां दिखाना है तो कैसे दिखेगी, एलिप्स जैसे। ये क्लियर है ना? फिर एक बार देखिए और समझिए पूरी बात को, क्योंकि यहां दिमाग लगाना पड़ेगा। ये रिंग है, ये कॉइल ये है, ऊपर वाला आइडियल ये है मेरी तरफ, तो ऊपर वाला आइडियल ये है, ग्रीन वाला पेन हो गया ऊपर वाला आइडियल, ये हो गया। और ये रही ज्वाइनिंग लाइन, तो ये 90 दिखा तुम्हें, तो नीचे वाला आइडियल ये है और ये ज्वाइनिंग वाली लाइन, तो 90 होगा। अब जो डीबी होगा ये दोनों के साथ क्या बनाएगा, 90। तो बिल्कुल इसी की कॉपी कर दो भाई। आप सोचो कि अगर मैं यहां मिरर रख दूं, इसका जस्ट नीचे एक फिगर बनेगा, ये डीबी आ जाएगा। ये जो डीबी है ये आर के साथ भी 90 है, और यही डीबी उठा करके यहां रखोगे तो आइडियल के साथ भी क्या है, 90। बिल्कुल सिमेट्री चल रही है ना, कुछ भी फर्क पड़ा, कुछ भी नहीं है, क्योंकि नीचे वाला आइडियल हर चीज में ऊपर वाले जैसा ही है, सब कुछ जो वैसा ही है। तो भैया अगर ये फाई आया तो ये भी तो फाई आएगा, बोलो। एंड दैट इज वाई इधर कंपोनेंट आएगा डीबी कॉस फाई, और इधर क्या आएगा, डीबी साइन फाई। ऐसे ही किसी ने कहा कि अगर हम यहां पर इस तरफ ये वाला एलिमेंट लेते हैं छोटा सा, तो इसका भी एक अपोजिट का साथी रखा होगा, तो देखो डीबी साइन फाई और डीबी साइन फाई सब क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। लेकिन डीबी कॉस फाई और डीबी कॉस फाई क्या होगा, कैंसिल होगा। तो जो टोटल फील्ड आएगी वो किसकी वजह से आएगी, डीबी साइन फाई। तो एक रास्ता तो ये है, सारे के सारे डीबी साइन फाई, डीबी साइन फाई, डीबी साइन फाई निकाल लो और सबको ऐड कर दो, टोटल बन जाएगा। या फिर एक रास्ता क्या है कि डीबी साइन फाई का इंटीग्रेट कर लें तो भी क्या बन जाएगा, टोटल। क्लियर ये बात, ये पक्का हो गया। तो यहां तक हम आ चुके थे और डीबी की वैल्यू ये लिखी हुई है। अब जब डीबी की वैल्यू ये लिखी हुई है, एक बार इसको और कॉपी करते हैं। तो डीबी बराबर हुआ म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल, और अपॉन में आया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए टोटल फील्ड बराबर बी टोटल, तो सीधे सीधे लिखा डीबी साइन फाई, इंटीग्रेशन डीबी साइन फाई। क्यों लिखा है, हम लोग अभी इसी क्यों पे डिस्कशन कर रहे थे। क्योंकि कॉइल के केस में, जैसे ये कॉइल है, आपने एक हिस्सा इधर लिया तो उसका अपोजिट यहां पर है कि नहीं है, और एक हिस्सा ये लिया तो अपोजिट यहां पर है कि नहीं है। तो देखो जब इस वाले आइडियल का अपोजिट लिया गया तो डीबी साइन, डीबी कॉस फाई कट के खत्म हो जा रहे हैं, लेकिन दोनों के डीबी साइन फाई क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो दो रास्ते हैं तुम्हारे पास, दो रास्ते हैं कि तुम सारे के सारे डीबी साइन फाई निकालो और ऐड कर दो। ये बहुत टिपिकल काम है, क्योंकि उस कॉइल में कितने एलिमेंट लेंगे वो तो आप पे डिपेंड करेगा। आपने कहा 200 एलिमेंट लिए, किसी ने कहा 20 लिए, लेकिन टिपिकल काम है ये। तो सारे के सारे डीबी साइन फाई निकाल करके ऐड कर लो तो भी टोटल हो जाएगा, और यही तो इंटीग्रेशन का मैजिक है। एक डीबी साइन फाई को इंटीग्रेट कर लो तो क्या बन जाएगा, टोटल। और यहां पर लिखा, इस जगह पर एक चीज और भी लिखी कि बी टोटल की वैल्यू है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल, ओके, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इनटू में साइन फाई। साइन फाई देखो भाई इस मेन डायग्राम में,
ये डायग्राम अभी अंडरस्टैंडिंग पर्पस से है, क्योंकि इतना सारा काम इसमें हो रहा है तो इसको मुझे एक बार वेल तरीके से बनाना पड़ेगा। तो अभी अंडरस्टैंडिंग पर्पस से समझें। साइन फाई की वैल्यू होगी दिस वाला आर अपॉन ये वाला आर। तो ये वाला आर क्या है, स्मॉल आर है, और कैपिटल आर है, तो साइन फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। तो साइन फाई की वैल्यू हो गई कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। बी टोटल इज इक्वल टू, अब मैं रिजल्ट पर आ गया बी एक्सिस, तो बी एक्सिस बराबर आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वाला स्मॉल आर कितना है भाई, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2। अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। जब पूरा डेरिवेशन हो जाएगा तो आप पूछेंगे कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो आप देखो ना डी बी साइन फाई की डायरेक्शन कैसी है, इधर की तरफ है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, अलोंग द एक्सिस। क्लियर ये बात। जितना काम बोर्ड पर हो गया उतना पहले कर लो। आप क्या करिए, हाँ अगर आप इस पर भी, लेकिन मैं तो डायग्राम में बेटा ये अपडेट भी कर लेना। इसी को तो तुम फाई माने हो, क्यों भाई, इसी को तो एंगल को फाई लिया है तुमने। तो यहां पर साइन फाई अगर निकालना पड़े तो बनेगा कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। तो साइन फाई इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये सब डायग्राम के बगल में ही लिख लेना, आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर हाफ, होल पावर हाफ। डायग्राम में बहुत क्लियर ये रिजल्ट दिखना चाहिए। देखो ये एरो दिख रहा होगा आपको, आईडीएल छोटा सा। सिमिलरली इधर वाला आईडीएल ये रहा, आईडीएल इधर, और दोनों अपोजिट वाले साइड के आईडीएल अपने एक कंपोनेंट को आपस में ही लड़के खत्म कर देते हैं, लेकिन एक कंपोनेंट उनका जो है ऐड हो जाता है। इंटीग्रेशन क्या है, एडिशन ही तो है, स्टाइल उसका अलग है। बहुत सारी चीजों को मिला करके एक नई चीज बना लीजिए, इंटीग्रेशन हो गया। और एक सिस्टम को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर दो, ये डिफरेंशिएशन हो गया। तो डिफरेंशिएशन का मतलब है सिस्टम को तोड़ देना छोटे छोटे पार्ट्स में, और इंटीग्रेशन का मतलब है उसको निकाल लेना कंपाइल करके। तो उस डायग्राम के बाद एक डायग्राम और बनाते हैं। ये रहा सेंटर और ये रही एक्सिस, ये एक्सिस हो गई। करंट जा रही थी ऐसे आई, तो जब ये करंट यहां पहुंची ये आईडीएल हो गया। अब हमने शुरू से आईडीएल की टेल्स के साथ पोजीशन वेक्टर को मिलाया है ना, तो मैंने आईडीएल की टेल ली और ये मिला पॉइंट P। तो देखो ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। और ये जो था पोजीशन वेक्टर था जिसका कि मॉडुलस स्मॉल आर होता है, और इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इस पर आ गए वापस। dv जो है आईडीएल और r के क्रॉस वाले प्रोडक्ट से बना है, इसका मतलब dv तुम परपेंडिकुलर हो गए आईडीएल के साथ, और dv तुम परपेंडिकुलर हो गए वेक्टर r के साथ।
तो वेक्टर आर के साथ मैंने ये अपना मार्कर रख दिया, देखो। अब इसको उठा करके जब तुम यहाँ रखोगे तो वो आइडियल से भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो आप जब एग्जाम में इसको बनाएंगे तो तुम केवल ये मेन फोकस करना कि आपका डीबी वेक्टर आर के साथ 90 है कि नहीं। ये देखो वेक्टर आर ये है, तो वेक्टर आर के साथ डीबी 90 है। स्केल देख लो, सही है, 90 लग रही है। अब सही है। अब ये आपका जो डीबी है ये 90 डिग्री है। और जिनको इस सिचुएशन में डाउट हो कि आइडियल के साथ 90 होगा क्या, तो वो थोड़ा शिफ्टिंग सिचुएशन देखें। ये डीबी उठाया आपने और यहां रखेंगे तो आइडियल के साथ भी क्या बनेगा, 90। क्लियर, इतना डीबी आ गया। अब ये एंगल कितना है भैया, फाई है। और सेंटर को क्या कहा है, ओ है। ये क्या है, एक्स है। और ये है आर। अब इसी आइडियल का एक साथी नीचे पड़ा होगा, इसी आइडियल का एक साथी नीचे भी होगा। ये आइडियल। तो अब इस आइडियल को P से मिलाइए, ये R आएगा। दोनों को हमने सेम टू सेम क्यों रखा है, क्योंकि आपने देखा था ये एक्स स्क्वायर कि हूबहू सिमेट्री मिलती है, बिल्कुल सेम सिमेट्री मिलती है। ये रहा आइडियल। ये एंगल 90 है, लग नहीं रहा 3D की वजह से। फिर आपको चैलेंज लेना है, तुम R के साथ dB 90 बनाओ। वेक्टर R के साथ में जो dB आप बनाओ वो 90 में बनाओ। तो देखिए फिर एक बार स्केल रखते हैं। ये dB 90 है। दोनों dB क्यों है, दोनों अलग अलग क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर वाला आइडियल सेहत में जैसा है, नीचे वाला आइडियल भी सेहत में वैसा है। ऊपर वाले आइडियल के साथ जो भी सिचुएशंस है, नीचे वाले आइडियल के साथ भी सेम सिचुएशन है। तो सिमेट्री की वजह से सब कुछ सेम टू सेम होगा, डायरेक्शन को छोड़ करके। अगर आपने ये वाला एंगल फाई किया है तो ये भी क्या होगा भाई, फाई होगा। फिर आपने क्या किया, अब आपने एक रेफरेंस लाइन बना ली। कभी कभी इंटीग्रेशन जो होता है वो कंपोनेंट्स करके आसान हो जाता है, तो कंपोनेंट्स के लिए ये रेफरेंस लाइन बना ली। अब आप देखिए ये पूरा 90, तो ये कितना आया 90 माइनस 5 और ये पूरा क्या है 90, तो ये कितना आ गया 5। सिमिलरली ये भी कितना आएगा 5। तो ये रहा dB cos phi, dB cos phi आपस की लड़ाई में खत्म हो गए। और हमको क्या सिखा गए, हमको सिखा गए कि सेंटर के ऊपर जितने भी छोटे छोटे करंट एलिमेंट होंगे और सेंटर के नीचे उनके अपने अपोजिशन वाले जो करंट एलिमेंट होंगे, उनके dB cos phi वाले जो टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और dB sin phi ऐड हो रहा है। तो एक रास्ता तो ये है कि सबको निकालें और ऐड कर लें, बट ये तो बहुत टिपिकल है, कितने एलिमेंट लेंगे कोई नहीं जानता। एंड दैट इज वाई एक को लिया और इंटीग्रेट कर लिया। और इंटीग्रेशन करते करते हम यहां तक पहुंच चुके थे, यहां तक। पूरा प्रोसेस आपके सामने हुआ था। भाई ये तो ओरिजिनल फार्मूला था, ये भी ओरिजिनल फार्मूला था। ये थीटा, तो थीटा ही तो 90 है, जिसको फार्मूले का जो थीटा होता है यही तो होता है फार्मूले का थीटा, ये वाला, जो कि किसके बराबर है 90 के बराबर है। तो बियोट-सावर्ट्स लॉ के फार्मूले में जो थीटा आता है वो 90 है। रख दिया मैंने, यहां तक आ गए। फिर पता चल गया कि dB cos phi लोग तो खत्म हो जाएंगे, इसके अपोजिशन ने dB cos phi को काट दिया, सिमिलरली बाकी के लोग भी कट कर जाएंगे।
तो dB साइन फाई से ही बात बनेगी, B टोटल dB साइन फाई, यहाँ तक आ गए। और इसको आगे ले चलते हैं, तो B टोटल इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कैपिटल R अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर हाफ। तो B एक्सेस, B टोटल ही B एक्सेस है, तो इंटीग्रेशन से बाहर ले जाइए कांस्टेंट लोगों को, तो ये लोग तो कांस्टेंट है भाई। आप कंफर्म करना कि मैंने कांस्टेंट बाहर निकाला या कोई वेरिएबल भी बाहर निकाल दिया, बोलो भाई। कांस्टेंट बाहर निकाला या कोई वेरिएबल भी बाहर कर दिया? मैंने कांस्टेंट ही बाहर निकाला है यार। एक्स को लेकर के कंफ्यूज मत हो, एक्स तो सेलेक्टेड पॉइंट है ना कि मैं यहां पर निकाल के रखूंगा वैल्यू। तो आप जब प्रैक्टिकली आप जब जाओगे तो एक्स तो डिसाइडेड वैल्यू है ना। अब पर्सन टू पर्सन के लिए उनका अपना अपना डिसाइडेड, जैसे मेरा एक्स 20 सेंटीमीटर तो कांस्टेंट ही तो है, तुम्हारा एक्स 40 सेंटीमीटर तो कांस्टेंट ही तो, बदल देना, इसलिए मैंने एक्स लिखा। अगर मैं अपना वाला एक्स 20 लिख देता तो मेरे लिए स्पेशली फार्मूला बनता। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल पर आ गए हैं, तो बी एक्सेस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई है, साथ में आर स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, होल पावर 3/2 है। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डीएल में क्या लिखें। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब है पूरी कॉइल की लेंथ, तो पूरी कॉइल की लेंथ कैसे आएगी? 2 पाई आर लिखा जाए, 2 पाई आर लिखा जाए। और आप लोग अलर्ट में नहीं हो, कैपिटल आर एक और भी ये तो है ऊपर, ठीक है, तो कैपिटल आर एक ऊपर पड़ा ही हुआ अपने पास। तो अगर मैं केवल 2 पाई आर लिखता हूं तो ये तो एक टर्न की लेंथ आएगी। कुल कितने टर्न है? कैपिटल एन, तो यहां पे एन से मल्टीप्लाई कर लिया जाए, ठीक। और फिर इसके बाद रिजल्ट को समराइज करना है, उसी सिचुएशन में सेट करना है। बी एक्सेस म्यू नॉट बाई 4 पाई, और अब देखिए सेटिंग बनाई जा रही है, पाई और ये वाला पाई आर, ये वाला और ये वाला आर मिलके क्या हो गए? पाई आर स्क्वायर। और एन, एन को ये ले लिया एन, ये भी आ गया, और आई ले लिया, आई ये आ गया, 2 रह गया ना, केवल 2 ही तो रह गया, तो उसको भी भाई सेट कर लें। म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये तो ब्रैकेट में इंगेज था, 2 और रह गया, ये 2 हो गया। इन सबको अगर मैं एक साथ कर दूं, और नीचे है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, तो एक्सेस पर भी आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई 2, और ये कंप्लीट ब्रैकेट क्या है? कैपिटल एम। आ गया रिजल्ट, बना लीजिए, कंप्लीट हुआ जी। नाउ ये डायग्राम है, उसके बाद फिर जो भी ये डायग्राम बनाइए और यहां से स्टार्ट करिए और ये पूरा चलते हुए स्टेप्स में आपको करना है। डायग्राम एक बार में नहीं बनेगा, आज भी जब यहाँ क्लास में आप बैठ करके इस डायग्राम को बनाओगे तो खुद को ही सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, ये बात मैं जानता हूँ। इसलिए आज जैसा बनता है क्लास में बना लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि एग्जाम में आ गया तो डायग्राम फिर वहाँ प्रैक्टिस नहीं मांगेगा आपको, तो फिर डायग्राम देना पड़ेगा।